नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। भाई जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी के इंटरव्यूज चल रहे हैं और सर अपना इंटरव्यू देकर के आए हैं, तो वीडियो में हम सर का एक्सपीरियंस जानेंगे कि कैसा इंटरव्यू रहा होगा और किस तरह के सवाल, किस तरह की स्ट्रैटेजी उनकी रही थी। तो सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। जी नमस्कार। सर सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए प्लीज। मेरा नाम अमित है। जी सर, कहाँ से हो सर आप? मैं लखनऊ। ओके सर, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है और इंटरव्यू कौन सा है? ये मेरा चौथा अटेम्प्ट, तीसरा इंटरव्यू है। ओके, तीसरा इंटरव्यू, यानी कि सर को अच्छी खासी एक्सपीरियंस है मतलब यूपीएससी का। तो लास्ट अटेम्प्ट में क्या ऐसी कुछ मेजर मिस्टेक रही होंगी आपकी जो आपने एनालाइज किया होगा चीजों को, क्या गलतियां रही थी, किस वजह से नहीं हो पाया? हमारा GS1 का पेपर थोड़ा ठीक नहीं हुआ था और इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया नहीं था, इसलिए थोड़ा 2-4 नंबर से मेरा रह गया, इसलिए नहीं हो पाया। सर आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइएगा प्लीज। मैंने इंजीनियरिंग किया है जी। और उसके बाद फिर मैंने UPPCS भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। और मेरा सिलेक्शन UPPCS में हुआ था। अच्छा। फिर मैंने ज्वाइन किया कुछ टाइम, फिर मैंने UPSC के थ्रू APFC भी क्लियर किया था और वो भी मैंने सर्व किया। यही सब है। तो अभी आप सर्विस में भी है मतलब? हाँ, राइट नाउ सर्विस में है, अभी LWP पे है, लीव पे चल रहे हैं। ओके ओके ओके। अच्छा, तो सर जैसे यहाँ इंटरव्यू पैनल के सामने आप पहुंचते हैं तो किस सवाल से आपके इंटरव्यू की शुरुआत होती है? उन्होंने पूछा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, चेयरमैन सर ने पूछा। उसके बाद फिर मैंने जवाब दिया। उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसरिंग शुरू हुई उनसे। किस तरह के सवाल पूछे गए थे? उन्होंने कुंभ से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछे, फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया, फिर उसके साथ साथ मेरे हॉबीज से पूछे गए। इस टाइप के क्वेश्चन का। कुंभ से किस तरह का सवाल था? उन्होंने पूछा कि कुंभ में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके कैसे मैनेज किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के थ्रू कैसे मैनेज किया जा रहा है, तो उनका इस टाइप का क्वेश्चन था। उसके बाद उन्होंने ये भी पूछा कि अभी जो कुंभ में एक ट्रेजिडी हो गई है जो कि बहुत दुखद था, इसका क्या फेलियर, कैसे क्या हुआ और इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, कैसे फिर क्या फेलियर है, क्या इसका लैक ऑफ फेलियर, वैसा कुछ पूछा उन्होंने। सर हॉबीज वगैरह से कोई सवाल? हाँ, मेरे हॉबीज से क्वेश्चन पूछे गए थे कि जैसे मैंने क्रिकेट मेरा हॉबी है, तो उन्होंने पूछा कि जो आजकल जितने भी खिलाड़ी हैं उनके जर्सी पे प्रमोट किया जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट, क्या ये एथिकल है या नहीं एथिकल है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछा गया। फिर उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन पूछा गया, जैसे मेरा किचन गार्डनिंग भी एक हॉबी है, तो उन्होंने पूछा कि प्लांटेशन करते समय आप दिमाग में क्या क्या रखते हो, इस टाइप के क्वेश्चन उन्होंने पूछा। जी जी जी। अच्छा सर, सिचुएशन बेस्ड कोई सवाल था? हाँ, उन्होंने पूछा कि अगर आपको एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया जाए किसी डिस्ट्रिक्ट के और वहाँ पे काफ़ी फ्लड का इशूज है, तो उसको आप कैसे कंट्रोल करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे। सर एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि आपका ये तीसरा इंटरव्यू है, 2 बार से आप इंटरव्यू पिछली बार भी दिया उससे, तो क्या थोड़ा बहुत डिमोटिवेशन आता होगा दिमाग में? और अगर डिमोटिवेशन आता है तो फिर आप उसको कैसे काउंटर करते हैं, कैसे उससे चीज़ों को मैनेज करते हैं? एक्चुअली क्या होता है, डिमोटिवेशन स्वाभाविक है आना, और फिर भी मेरे को ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि डिमोटिवेट होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी सर्विस में था और अभी भी मेरे पास जॉब है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी चीज़ों पे वर्क किया, और जनरल सी बात है यार, अगर आपको सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं तो डिमोटिवेशन आता ही रहता है, तो जीवन का एक हिस्सा है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि चीज़ें आप डिमोटिवेट होकर आप प्रॉपर तरीके से चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली आप कर सकते हैं। मोटिवेशन डिमोटिवेशन एक जर्नी का पार्ट है, इसमें कोई डिमोटिवेट होने की बात नहीं है। आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा ही होगा। तो सर आप जैसा कि आप कह रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी सर्विस में थे, आपके पास जॉब थी, तो उस तरह से हिसाब से कोई दिक्कत उतनी ज़्यादा आपने फील नहीं की। लेकिन तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, या मैं ये कहूँ कि प्लान बी होना UPSC के साथ में क्या जरूरी है? मैं मानता हूँ कि प्लान बी, अगर प्लान ए सक्सेस नहीं हो रहा है तो प्लान बी पे फोकस करना जरूरी है, और अगर प्लान ए सक्सेस नहीं हो रहा तभी जरूरी है। और कब से फोकस कर देना चाहिए प्लान बी को, किस अटेम्प्ट के बाद? कम से कम 2 अटेम्प्ट तो देखना ही चाहिए, उस पर अच्छी तरीके से वर्क करना चाहिए, उसके बाद ही इसके बारे में कुछ विचार करना चाहिए कि आपको प्लान बी पे जाना है कि नहीं जाना है। अच्छा सर, ये तो सारी बातें नहीं, मैं थोड़ा सा आपकी स्ट्रेटजी और जानना चाहूँगा। प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी, आप किस तरह का अप्रोच आप फॉलो करते हैं प्रीलिम्स में? प्रीलिम्स के लिए तो ऑलमोस्ट सबको पता है कि स्टैंडर्ड सारी बुकें हैं, उसके साथ साथ जितना हो सकता है आप क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करें, स्पेशली टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस करें, और लगभग 80% सिलेबस पे आप एफर्ट डालें, 100% एफर्ट डालें कम से कम। आप टोटल करने की कोशिश ना करो, 100 में 80 क्वेश्चन पे आपका टारगेट 100% होना चाहिए, जिससे आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। मैक्सिमम टेस्ट सीरीज
पे ज़्यादा फोकस रहे, सिलेबस को ख़त्म करने की कोशिश करें। कम से कम 80% सिलेबस तो इन रहना ही चाहिए, जो कि आपको थोड़ा अच्छा होगा। एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आप एग्जाम को काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। सर प्रिपरेशन के दौरान भी और एग्जाम हॉल में भी बहुत सारी सिली मिस्टेक्स करते हैं एस्पिरेंट्स, किस तरह से उन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? कभी भी जैसे ये होता है, जनरल सी बात है कि मिस्टेक्स तो हो ही जाते हैं जब हम क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं। फिर कभी मैं केयरफुली को क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए और फिर उसमें से ऑप्शन को पढ़ना चाहिए कि कौन अप्रोप्रिएट बेस्ट आंसर हो सकता है, उसको आप चूज करोगे तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा पॉजिटिव मिलेगा आंसर। सर जैसा कि आजकल जो है यूपीएससी की जर्नी बहुत ज़्यादा, मतलब यूपीएससी की तैयारी ही बहुत ज़्यादा डायनेमिक हो गई है, तो क्या हमें गूगल, चैट जीपीटी वगैरह, एआई वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए क्या प्रिपरेशन में? देखिए, हमको रिसोर्सेज चाहिए और अगर हमको लगता है कि बेटर तरीके से कुछ चीज़ें चैट जीपीटी या एआई या किसी भी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमको मदद मिल सकती है तो ज़रूर मदद लेना चाहिए। उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है और सभी लेते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमको अवेयर होना ज़रूरी है। आपने एआई चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया? हाँ, मैंने किया है, ऐसी बात नहीं है। मैंने प्रीलिम्स में या मेंस में आंसर राइटिंग वगैरह में? मैंने कुछ मेंस के फॉर्मेट वगैरह देखा है, कैसे वो फॉर्मेट करके देता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा हेल्पफुल है चैट जीपीटी वगैरह, ऐसा नहीं है। सर आंसर राइटिंग की और अप्रोच बताइए थोड़ा सा कि आंसर राइटिंग किस फॉर्मेट में लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, ताकि क्योंकि वो बाद में जब रैंक बनेगी तो वो मेंस के बेस पर ही बनेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन किया जा सके। मेरा मानना है कि आंसर राइटिंग पे आप मोर प्रैक्टिस करो और जो भी आपका सिलेबस उस पर विशेष ध्यान रखो कि सिलेबस और करंट नेशनल इंटरनेशनल इशूज जो भी चल रहे हैं, मार्केट जो भी चल रहे हैं करंट में, वो सब उस पर अधिक से अधिक फोकस करो। उसके साथ साथ आप जितना प्रैक्टिस करेंगे टेस्ट सीरीज का, स्पेशली फॉर मेंस के लिए, तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। टेस्ट सीरीज पे फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा और प्रैक्टिस कम से कम करना ही चाहिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस करना चाहिए। सर करंट अफेयर कितने साल का पढ़ना चाहिए? मैक्सिमम 1 से 1.5 साल। अननेसेसरी लोग बोलते हैं 4 साल 5 साल पढ़ना, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कभी प्रीलिम्स में आ जाते हैं, बट मेंस ओरिएंटेड देखा जाए तो 1 से 1.5 साल सफिशिएंट है। और एनसीईआरटीज वगैरह बेसिक को क्लियर करने के लिए एनसीईआरटीज वगैरह करनी चाहिए या डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक्स पर आ जाना चाहिए? नहीं, बेसिकली क्या होता है ना कि अगर हम डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक पे आ जाएंगे तो हमको फंडामेंटल समझ ही नहीं आएगा। एनसीईआरटी हमारा एक फंडामेंटल बेस है और अगर हम एनसीईआरटी को सही तरीके से हैंडल करते हैं और पढ़ते हैं तो हमारा फंडामेंटल स्ट्रांग होगा, राइट। और फंडामेंटल स्ट्रांग होगा तो मैं डेफिनेटली आपको स्टैंडर्ड बुक अच्छे से समझ में आ जाएगी और आप दोनों को बैलेंस करने में आपको ईजी होगा और समझने में भी काफ़ी अच्छा, आसानी से आप समझ सकते हैं। ओके सर, लास्ट सवाल मेरा ये है कि वैल्यू एडिशन के लिए क्या किया जाए? स्टैंडर्ड बुक्स के अलावा वैल्यू एडिशन कैसे की जाए? वैल्यू एडिशन के लिए जैसे काफ़ी कोचिंग्स के मटेरियल्स हैं, करंट अफेयर हैं, उसको आप एनालाइज करो, जो आपको लगता है कि अप्रोप्रिएट है उसका आप ऐड कर लो, तो वैल्यू एडिशन होता रहेगा। विशेषकर मैं ये मानता हूँ कि जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और जो भी लोग हैं प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक पहुँचना चाहते हैं या देना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट पे फोकस करें, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि लगभग मेंस और प्रीलिम्स में 60% क्वेश्चंस आंसर ऐसा फ्रेम होता है जैसे करंट से ही फ्रेम हो रहा हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर प्रीलिम एंड मेंस आल्सो। एस्पिरेंट्स के लिए लास्ट में क्या मैसेज रहेगा आपका? मेरा मैसेज यही है कि आप लोग अच्छे से प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करिए और होपफुली आप अच्छा करोगे और जितना हो सकता है अपने सिलेबस पे विशेष ध्यान रखो और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से दो, अच्छी सी नींद लो, कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ो, ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम्स है और आप डेफिनेटली अच्छा करोगे। ओके, थैंक यू सर एंड ऑल द बेस्ट सर।